सभी मित्रों को नमस्कार। प्राकृतिक योग चिकित्सा के अंतर्गत अभी तक हमने आकाश तत्व के बारे में जाना और वायु तत्व के अंतर्गत हमने स्वर साधना और प्राणायाम को जाना। इसी के अंतर्गत वायु तत्व चिकित्सा में ऐसे कौन कौन से आयाम है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हो सकती है। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह है योग। यानी कि बहुत सारे योग के अंतर्गत आने वाले जो आसन है, उन आसनों के द्वारा भी हम हमारे शरीर के अंदर जो वायु तत्व है उस वायु तत्व का हम बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो यह वायु तत्व है और इस वायु तत्व के जो स्थान है, उन स्थानों के अंदर मुख्य रूप से जो हमारे शरीर के जॉइंट्स आते हैं और उन जॉइंट्स के अंदर जब वायु तत्व बढ़ जाता है तो भी अनेक प्रकार की बीमारियां और हो जाती है। जो योगासन हम करते हैं उन योगासनों का हमारे शरीर की मसल्स और जो हमारे शरीर के जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ही सूक्ष्म जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव के अंतर्गत हम वहाँ जो यह वायु है और जो यह वायु वहाँ पर एक व्यवधान पैदा करती है, एक परेशानी जो पैदा करती है, वह विभिन्न प्रकार के योगासनों के माध्यम के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि योग जो होता है और इस योग के अंतर्गत जो योगासन है वह न केवल शरीर, इस फिजिकल शरीर को, बल्कि हमारे मन के ऊपर भी यह प्रभाव डालने वाला है। और योगासन हमारे शरीर को एक तरह से एक एनर्जी हमें हमारे शरीर को देते हैं। इतना ही नहीं, रेगुलर योगा इज इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव वेट लॉस। यानी कि कोई भी अपने वेट को लॉस करना चाहता है, कम करना चाहता है, तो उसके लिए भी हम योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि कुछ एक बीमारियों को लेकर के हम चलें जिसमें कार्डियोवास्कुलर आदि जो बीमारियां हैं, उसके लिए भी कहा गया है कि रेगुलर प्रैक्टिस के अंतर्गत यदि हमें 5 से 7 दिन प्रतिदिन यानी कि पर वीक योगासन यदि हम करना चाहते हैं, या हम विभिन्न प्रकार के आसन हैं साथ में जो योगी क्रियाएं हैं यदि हम उनको करना चाहते हैं, तो उनको हमें सबसे पहले बहुत ही धीरे धीरे उनका अभ्यास हमें शुरू करना चाहिए। और हमें कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे योग का अभ्यास करना चाहिए। और यदि हम 30 मिनट्स पर डे योग का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उनको हम दूर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, यदि आप 45 मिनट पर डे यदि आप इसको करते हैं तो आप अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रख पाएंगे। और यदि आप 60 मिनट पर डे योगासन का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बढ़ा हुआ जो वेट है, शरीर का जो भारीपन है, जो आपका वेट बढ़ गया है, उसको भी आप क्या कर पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे। तो कहने का यहाँ पर अर्थ है कि हम किस पर्पज से कर रहे हैं, फिटनेस के लिए है या मोटापा ज़्यादा हो गया है या कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो निश्चित रूप से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कितनी ड्यूरेशन तक जो योगासन है वह हमें करना चाहिए। अब हम सभी योगासन जो पढ़ते हैं और उन योगासनों के अंतर्गत खड़े रह करके है, बैठ करके है, लेट करके है, कुछ गतिशील जो आसन होते हैं उनका हम अभ्यास करते हैं। और उनका यदि हम अभ्यास करते हैं तो अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार हम लेट कर करना चाहते हैं या बैठ कर करना चाहते हैं या खड़े रहकर करना चाहते हैं या रेगुलर अभ्यास 1 घंटा देते हैं, उसके अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कम से कम 20 मिनट हम लेट कर करें, 20 मिनट हम खड़े रह करके करें, 20 मिनट हम बैठ करके करें। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जो टाइम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं टाइम को, कि हमें इतनी देर के लिए इन आसनों का हमें अभ्यास करना चाहिए। अब आसन भी जो तीनों प्रकार से जो आसन बताए गए हैं उनमें भी बहुत सारे आसन होते हैं जो करने में बड़े इजी होते हैं।
कुछ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा प्रयास करने के पश्चात में बहुत अच्छे ढंग से उनकी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि रेगुलर के अंदर हम करना चाहते हैं तो शरीर की जो योगी क्रियाएं हैं उनसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। जो जॉइंट्स के लिए और हाथ पैरों की जो मसल्स होती है, पेट की जो मसल्स होती है, उनके ऊपर उनका बड़ा अच्छा और सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ ही रेगुलर के अंदर एक चीज़ हम और जोड़ सकते हैं इसका फायदा लेने के लिए, वो चीज़ है सूर्य नमस्कार। क्योंकि सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत सारे आसनों का मिश्रण है, यानी कि इतने सारे आसन यदि आप एक साथ करेंगे, और दूसरा हमें अलग से अलग अलग आसनों को करने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। अब सूर्य नमस्कार को भी हम धीरे कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार हम उसको कर सकते हैं। और जब सूर्य नमस्कार किया जाता है तो बहुत सारे आसनों का यह मिश्रण होने से हमें इसके फायदे मिल जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे कुछ एक जो आसन है, जैसे लेट करके आसन है, उन आसनों के अंदर हमें पवन मुक्तासन है, उत्तान पादासन है, सर्वांगासन है, हृदय स्तंभासन है, और आपका मत्स्यासन है जो पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले हैं। पेट के बल किए जाने वाले जो आसन है, ये जो मैं आसन बता रहा हूँ ये बहुत सरल आसन है और हर कोई व्यक्ति इनको कर भी सकता है। इसी प्रकार से जो पेट के बल है, आपके शलभासन ले लीजिए, धनुरासन है, मकरासन है, भुजंगासन है, ये करने में बहुत ईजी इनको किया जा सकता है। खड़े रह करके जैसे कि हम ताड़ासन कर सकते हैं, हम पाद हस्तासन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार तो अपने आप में है ही। इसी प्रकार से बैठ करके पश्चिमोत्तानासन है, जानुशिरासन है, योग मुद्रा है, शशांक आसन है, लंबे समय तक ध्यान की स्थिति में बैठने के लिए स्वस्तिकासन है, सिद्धासन है, पद्मासन है, खाना खाने के बाद में किया जाने वाला जो आसन है वज्रासन है। ये सारे के सारे जो आसन है, इन आसनों का हमारे शरीर के इन तत्वों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हालांकि आसनों को वायु तत्व के अंतर्गत लिया गया है, लेकिन यह भी है कि इन आसनों का जो बाकी तत्व है, जो बाकी पंच महाभूत है, उनके ऊपर भी इनका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आसनों का प्रयोग करके या इनका अभ्यास करके भी हम हमारे शरीर के अंदर जो वायु तत्व है, उस वायु तत्व को हम बैलेंस कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके और जो अन्य आयाम है उसके अंतर्गत आता है स्वेद स्नान। स्वेद स्नान के अंतर्गत हम व्यायाम को लेंगे, यानी कि एक्सरसाइज को लेंगे। देखिए, एक्सरसाइज और जो योगासन है उसके अंदर अंतर होता है। हालांकि आसनों के अंदर भी जब कठिन आसन और यदि हम करते हैं तो उसमें भी स्वेद आना स्वाभाविक है, लेकिन वहां पर स्वेद लाना पर्पज नहीं होता है। जबकि व्यायाम या जो इसको हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज फास्ट होती है, जबकि योगासन जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर श्वास प्रश्वास का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि आसनों के अंदर श्वास प्रश्वास का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। तो कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि यदि आप अपनी मांसपेशियों को बहुत जल्दी एक्टिव करना चाहते हैं, पसीना लाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि स्वेद स्नान, पसीना लाना चाहते हैं, तब हम एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस एरोबिक एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि दंड बैठक। पुराने समय के अंदर जो गुरुकुल आदि होते थे उनके अंदर जो दंड बैठक है, कुश्ती है, ये सारी चीजें उपयोग में लाई जाती थी। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर एक तो वायु तत्व बढ़ नहीं पाता है, उसके साथ ही हमारा शरीर शक्तिशाली, यानी कि जो कम से कम जो मांसपेशियां होती है वह इससे बड़ी स्ट्रोंग बनती है। तो दंड बैठक का प्रयोग किया जा सकता है, कुश्ती का प्रयोग किया जा सकता है। कुश्ती के अंदर भी शरीर की जो मांसपेशियां उनकी हलन चलन बढ़ती है, शरीर की जो ताकत होती है वह इससे बढ़ती। इसी प्रकार से मुगदर जो हिलाना है, भारी लकड़ी के और जो बने होते थे उनको हिलाने का जो काम किया जाता था, जिससे हाथ की जो मांसपेशियां हैं वह स्ट्रोंग बनती थी। इसी प्रकार घोड़े की सवारी करना, घोड़े की सवारी भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इसी प्रकार दौड़ना, खेलना, नाचना, गाना, क्योंकि नृत्य जो होता है, नृत्य अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज मानी जाती है।
तैराकी भी आप कर सकते हैं। तैरना भी अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज मानी जाती है। इसी प्रकार से शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बड़े बड़े सिटी में लोग करवाते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में कहीं पढ़ने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको भी हम कर सकते हैं। वह है लाफिंग एक्सरसाइज, यानी कि हंसना। हंसना शरीर के लिए, मन के लिए, हर एक, यानी कि अपनी खुद की आत्मा के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉनिक है। ये लाफिंग थेरेपी के नाम से भी आज यह चीज जानी जाती है। और आजकल तो लोग पैसे देकर के हंसते हैं, तो पैसे देकर के हंसने की जरूरत नहीं है। आप लाफिंग एक्सरसाइज का प्रयोग करके भी और इसका पूरा जो फायदा है वह हम उठा सकते हैं। तो कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि ऐसी बहुत सारी ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग करके और वायु तत्व को इस शरीर के अंदर बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि अपने आप की हम चिकित्सा कर सकते हैं। इसके बाद में एक बहुत अच्छी और जो चीज आती है वायु चिकित्सा में, जो आज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, वह है मसाज थेरेपी, यानी कि शरीर की मालिश करना। ये जो मालिश करना है या मसाज थेरेपी है, यदि हम आयुर्वेद के अंतर्गत भी यह चीज आती है, लेकिन हम किसी भी स्पा सेंटर है या कोई नेचुरोपैथी का सेंटर है, आजकल तो जो योग को भी जो चला रहे हैं, कहीं पर भी यदि हम जाते हैं तो मसाज थेरेपी जरूर हमें दी जाती है। वहाँ पर कोई न कोई जो एक मसाज करने वाला जो एक्सपर्ट होता है वह जरूर मिलता है, क्योंकि मसाज करने से पूरे शरीर की मांसपेशियों को बड़ा रिलीफ मिलता है। इसमें हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी यदि कोई टॉक्सिन्स जमे हुए हैं तो उनको मसाज के द्वारा और उसके बाद में जैसे मसाज करते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसके माध्यम से उन टॉक्सिन्स को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो जो मसाज थेरेपी होती है, मसाज थेरेपी व्यक्ति के दिमाग और शरीर को पुनर्जीवित करने का तरीका है। साथ ही मसाज तनाव को कम करने का एक बहुत अच्छा साधन है। हम सभी जानते हैं यदि किसी व्यक्ति का सिर दर्द हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति उसको बिठा करके और उसके सिर में यदि हल्के हल्के हाथों से वह मसाज करेगा, कोई तेल लगा करके भी की जा सकती है, जैसे ही वो मसाज करेगा तुरंत उसको रिलीफ मिल जाएगा। इसी प्रकार मसाज थेरेपी शरीर के जो ऊतक है उन ऊतकों के परिसंचरण, ऑक्सीजन तथा अन्य जो पोषक तत्व है उनके सुधार में यह थेरेपी मददगार होती है, यानी कि शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, यानी कि जो ब्लॉकेज होते हैं वह धीरे धीरे खुलते जाते हैं। इसी प्रकार ये प्रभावी ढंग से मांसपेशियों के तनाव और दर्द को कम करके उनके अंदर लचीलापन और गतिशीलता लाती है ये मसाज। साथ ही दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों की जो जकड़न होती है, जो अकड़न सी एक आ जाती है, उनको कम करता है। लैक्टिक एसिड और अन्य जो अपशिष्ट जो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं उनको नष्ट करती है ये मसाज, उनको शरीर से बाहर निकालने में ये सहायक होती है। मसाज थेरेपी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, साथ ही शरीर को सुडौल बनाने, जो शरीर में अनेक प्रकार के मांसपेशियों के दर्द है उनको मिटाने में यह बहुत ही कारगर एक थेरेपी है। और यह जैसे मैंने कहा सिर दर्द के साथ ही शरीर के अंदर जो ऑर्थराइटिस जैसी जो बीमारियां, गठिया जैसी जो बीमारियां हैं, उनको दूर करने के लिए यह मसाज थेरेपी अपने आप में एक चमत्कारिक और बहुत ही लोकप्रिय है। अब मालिश से जो रोगों की चिकित्सा होती है, जैसे मैंने कहा कि यदि सिर दर्द है, तनाव है, इसी प्रकार से गठिया रोगों के लिए रामबाण है। गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना यदि हट जाता है तो उसको अपने स्थान में लाने के लिए गांव के अंदर जो दाई और होती है, जो इस मामले में एक्सपर्ट होती है, वह मात्र मसाज के द्वारा गर्भाशय यदि अपने स्थान से इधर उधर हो गया तो वह अपने स्थान पर आ जाता है। एक जो बीमारी होती है, हालांकि साइंस के अंदर उसका कुछ भी नहीं मिलता है, हमारी नाभि का टलना, धरण जिसको बोला जाता है, उसमें भी मसाज बहुत ज्यादा काम करती है। हड्डियों के जो जोड़ है उनका उखड़ना, यानी कि हड्डी का कोई भी जो जोड़ होता है वह मान लीजिए अपने स्थान से हट जाता है। स्पाइनल कोड के अंदर भी
जो वर्टिब्राज होती है वह अपने स्थान से हट जाते हैं तो इसके एक्सपर्ट होते हैं। वो मात्र घर्षण के द्वारा या मसाज के द्वारा उस हड्डी को या जो जॉइंट इधर उधर हो गया है उसको अपने स्थान पर हड्डी को वो ला देते हैं। तो इस प्रकार इन चीज़ों के अंदर जो मसाज है वो बड़ी कारगर साबित होती है। अब मालिश के जो साधारण प्रकार है, साधारण प्रकार में आता है एक तो शुष्क घर्षण स्नान। शुष्क घर्षण स्नान में क्या करते हैं कि मान लीजिए सूखा कपड़ा ले लीजिए और सूखा कपड़ा लेकर के हमें पूरे शरीर के ऊपर उसको रगड़ना है। जब भी मसाज की जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन के ऑपोजिट की जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर मसाज को किया जाता है। और यह मसाज यदि नहाने से पहले किया जाए इसका प्रयोग तो यह शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब आप मसाज करोगे तो ऊपर की स्किन गर्म हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जैसे ही हम नहाते हैं तो जैसे ही ठंडा पानी पड़ता है तो तुरंत उसके अंदर एक तरह की सिकुड़न पैदा होती है। तो एक तो हमारी जो स्किन होती है वह लटकती नहीं है, उसके अंदर एक टाइटनेस और बनी रहती है। विजाती जो द्रव है, तत्व है, उनको निकालने में ये बड़ी सहायक होती है। इसी प्रकार से उबटन अभ्यंजन जिसको बोला जाता है, अभ्यंजन स्नान, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो हजारों सालों से हमारे शरीर के ऊपर उबटन, हल्दी है और है आदि जो बेसन होता है उसको मिला करके उसकी उबटन लगाई जाती है। तो इस प्रकार से भी मसाज की जा सकती है। दुग्ध स्नान, दुग्ध यानी कि दूध के द्वारा पूरे शरीर के ऊपर घर्षण करके और ऊपर जमा हुआ जो मेल होता है उसको निकाल दिया जाता है। और छोटे बच्चों की मालिश, छोटे बच्चों की मालिश तो बहुत जरूरी होती है। विभिन्न प्रकार के तेलों के द्वारा यदि छोटे बच्चों की हम मसाज करेंगे तो निश्चित रूप से उस मसाज से बच्चों की जो मसल्स होती है वह स्ट्रोंग बनेगी और साथ ही उनका जो विकास है वह बड़ी तेजी के साथ होगा। अब हम जो आजकल कई प्रकार की जो मसाज चल रही है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मसाज थेरेपी के अंतर्गत एक तो आती है स्वीडिश मसाज थेरेपी। यह बहुत ही हल्के हाथों से पूरे शरीर के ऊपर की जाती है। तनाव को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यह बहुत ही अच्छी मसाज मानी जाती है। यानी कि आप बिल्कुल लेट जाइए और हल्के हाथों से आपके शरीर के ऊपर मसाज की जाएगी। तो इस मसाज में तनाव आदि यह चीजें दूर होती है। इसी प्रकार से एरोमा थेरेपी मसाज होती है। एरोमा थेरेपी के अंदर यह अपने आप में एक थेरेपी है। एरोमा थेरेपी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो इसेंशियल ऑयल होते हैं वह उन ऑयल्स को काम में लिया जाता है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम प्राय घर में जब करते हैं तो तिल्ली का तेल है, सरसों का तेल है, उसको हम लेते हैं। इसी प्रकार इसेंशियल जो ऑयल होते हैं विभिन्न वनस्पतियों से जो हमें प्राप्त होते हैं, जिनके अपने अपने फायदे होते हैं, उनको हम काम में ले सकते हैं और उनके द्वारा शरीर के विभिन्न बीमारियों को दूर करते हैं। माइग्रेन आदि जो इस प्रकार की बीमारियां होती है उनमें विभिन्न प्रकार के जो तेल होते हैं उनको काम में लिया जाता है। और इस प्रकार या फिर जिनको अनिद्रा की जो बीमारी रहती है या बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस के अंदर चले गए हैं, इस प्रकार की जो चीज़ होती है उनमें विभिन्न तेलों को काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से हॉट स्टोन मसाज होती है। हॉट स्टोन मसाज के अंदर क्या होता है कि आप चाहे तो कोई एक चौकोर इतना सा एक पत्थर ले लीजिए, चाहे आप ईंट ले लीजिए, और उसको हमें क्या करना है, गर्म करना है। और गर्म करके और उसके बाद में उसके चारों ओर एक कपड़ा लपेट करके और उसके बाद में धीरे धीरे शरीर के ऊपर, मान लीजिए कहीं कोई चोट लग गई है, कहीं पर सूजन आ गई है, कहीं पर दर्द हो रहा है या कोई थकान दूर करनी है, तो उसकी एक तरह से सिकाई की जाती है। और धीरे धीरे उस सिकाई के द्वारा फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लूज हुई मसल्स होती है उनके लिए और साथ में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यह जो मसाज है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। गांव के अंदर बहुत पुराने समय से जो गांव के लोग होते हैं इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से एक पत्थर के द्वारा भी मसाज की जाती है। तो इसके द्वारा भी हम हमारी जो मसल्स के अंदर कोई टेंशन आ गई है, कोई खिंचाव आ गया है, तो उसको दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार से डीप टिश्यू मसाज, डीप टिश्यू मसाज ये अंदर तक प्रभाव डालनी होती है। इसके अंदर थोड़ा
प्रेशर दिया जाता है, चाहे अंगूठे हो चाहे हथेली का ये भाग होता है, उसके द्वारा अंदर गहराई तक, यानी कि डीपर लेयर ऑफ मसल्स, वहां तक जब प्रेशर दिया जाता है तो उनके ऊपर इफेक्ट आता है। और अंदर मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है, किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज है, वह दूर होता है। साथ में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है इसके अंदर स्ट्रोक और जो फ्रिक्शन है, इस टेक्निक्स को वह काम में लेता है, यानी कि स्ट्रोक्स भी इसके अंदर लगाया जाता है। तो यह इसका जो है आपके मसल्स के ऊपर, टिश्यू के ऊपर और क्रोनिकली टाइट और पेनफुल जो मसल्स होती है उनके ऊपर इसका बड़ा ही अच्छा प्रभाव आता है। कोई भी मसल्स के अंदर यदि किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव भी आ गया है, उसके अंदर भी यह बड़ी कारगर मसाज है और रिकवरी फ्रॉम इंजरी, यानी कि इंजरी को भी यह रिकवर करने वाली है। इसी प्रकार से है शियात्सु। शियात्सु भी एक टेक्निक है और यह एक जापानीज टेक्निक है और बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है, जिसके अंदर बहुत सारे बॉडी के अंदर हमारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर अंगूठों के द्वारा उनके ऊपर रिदमिक ढंग से प्रेशर दिया जाता है और एक सीक्वेंस के साथ में जो उसके मेरिडियंस होते हैं, यानी जो पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर जब प्रेशर दिया जाता है तो हमारे शरीर की अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है वह इससे दूर होती है। और ये वास्तव में देखा जाए तो जो शियात्सु है यह मोस्टली हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है उसके अंदर बड़ी हेल्पफुल है और बॉडी के अंदर एनर्जी बैलेंस के लिए भी यह जो मसाज है यह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार से आती है एक प्रेगनेंसी मसाज। प्रेगनेंसी मसाज, जैसा कि हम कह रहे थे कि जो डिलीवरी कराने वाली दाई और जो होती है वह इसके अंदर बड़ी एक्सपर्ट होती है। और डिलीवरी प्रेगनेंसी के समय मान लीजिए कि गर्भाशय के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कमर के अंदर कोई दर्द है, या अनेक प्रकार के दूसरे जो मान लीजिए पेन शुरू हो जाते हैं, तो उसमें जो प्रेगनेंसी जो मसाज होती है वह बड़ी ही पावरफुल होती है। और बैक मसाज के अंतर्गत जो हमारी पीठ कमर है उसके लिए काम में ली जाती है। मान लीजिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव कुछ भी हो गया है तो उसमें ये बड़ी ही काम करती है। और प्राय हम देखते हैं कि जब हम थक जाते हैं तो ये पूरा पीछे का जो पोर्शन होता है तनाव में आ जाता है, तो कई बार हम लेट करके छोटे बच्चों को भी कहते हैं कि थोड़ा ऊपर चढ़ करके और वो दबा दे, तो वह एक तरह की मसाज ही होती है और बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। उसके बाद में आते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। जो ये रिफ्लेक्सोलॉजी है, ये रिफ्लेक्सोलॉजी वास्तव में एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है। और 3 प्रकार की जो रिफ्लेक्सोलॉजी है वह काम में आती है। एक तो कान से संबंधित होती है, और हाथों के जो पॉइंट्स होते हैं, और हमारे पैरों के जो पॉइंट्स होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हम पॉइंट्स को दबा करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करते हैं और बड़ा रिलीफ मिलता है। तो इतना ही नहीं, यदि कानों को भी देखें तो किसी के यदि सिर दर्द हो रहा है, आलस्य आ रहा है, तो कानों को बहुत अच्छे ढंग से थोड़ा दबा लें या इनकी यदि मसाज कर ली जाती है तो तुरंत रिलीफ मिल जाता है। इसी प्रकार इसमें एक चीज और आती है, यदि हाथों की हम बात करें तो यहाँ पर एक आप मसाज के रूप में ताली बजाने का भी काम कर सकते हैं। ताली को हम धीरे धीरे बजाते हैं, यानी कि पूरा इस प्रकार से हमें बजाना है ताकि ये सारे के सारे पॉइंट्स दबे, और उसके बाद में धीरे धीरे लेते हैं उसको बड़ी तेजी के साथ ताली बजा सकते हैं। इससे भी पूरी हमारी हथेली एक बार के लिए लाल हो जाती है। इससे पूरी बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी पैरों का पगथिली का जो भाग होता है उसमें अच्छी नींद के लिए, अच्छी मेमोरी पावर के लिए, थकान को दूर करने के लिए हम प्राय सरसों के तेल की आदि नीचे पगथिलियों के ऊपर जो मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम जो वायु तत्व है उसको इस शरीर के अंदर हम बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी इस व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार।